हेलो दोस्तों, स्टूडेंट केयर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज फिर सामान्य विज्ञान की श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे और आज 60 क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही थी उसी में 60 क्वेश्चन लेकर के मैं आया हूं आपके लिए। और इस 60 क्वेश्चन में आप 45 क्वेश्चन प्लस करते हैं तो आपके जो सामान्य विज्ञान की प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी होगी। तो चलिए हम लोग सीधा अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और हम डेली मॉर्निंग में क्लासेस आपके लिए लेकर के आएंगे और आपको मॉर्निंग में सामान्य विज्ञान या तो अल्टरनेट क्लासेस हमारी होंगी। एक सामान्य विज्ञान की, जैसे आज की क्लासेस जो हैं सामान्य विज्ञान की हैं। कल हम लोग बात करेंगे जीके जीएस की। कल की क्लासेस जो होंगी वो जीके जीएस पर आधारित होंगी। तो आज की क्लासेस जो है सामान्य विज्ञान, जिसमें हम लोग 60 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और कल की क्लासेस जो होंगी जीके जीएस की, उसमें भी इसी तरीके से क्वेश्चन होंगे। आपको मॉर्निंग में क्लासेस जो मिलेंगी वो सामान्य विज्ञान या फिर जीके जीएस की क्लासेस होंगी। और इवनिंग में क्लासेस आपको मैथ और रीजनिंग की क्लासेस, दो में से एक क्लासेस आपको इवनिंग में मिलेंगी। या तो मैथ की क्लासेस होंगी या तो रीजनिंग की क्लासेस। वो भी क्लासेस आपको अल्टरनेट के रूप में मिलेंगी। वन बाय एक दिन रीजनिंग की क्लासेस होंगी तो सेकेंड डे जो है आपकी मैथ की क्लासेस होंगी। तो चलिए हम लोग सीधा अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में जो आपकी चैलेंज सीरीज चल रही थी उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। और आज देखेंगे सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के क्वेश्चन जो एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं या उनकी पूछे जाने की संभावनाएं एग्जाम में बहुत अधिक होती है। तो हम लोग सीधा शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। ये जो हमारी श्रृंखला चल रही है क्वेश्चन सॉल्व कराने की, ये आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो या फिर बैंकिंग सेक्टर का एग्ज़ाम हो या फिर आपके डिफेंस के कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो एयरफोर्स नेवी का हो या फिर दिल्ली पुलिस का हो या फिर बिहार पुलिस आ चुका है उसका हो। कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो जिसमें गवर्नमेंट जॉब कोई भी हो, सभी के लिए ये हमारी श्रृंखला बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इस श्रृंखला के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को एक बेहतर अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सीधा अपने क्वेश्चन पे शुरुआत करते हैं और आज देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमारा बायोलॉजी से है। सामान्य विज्ञान के तीनों श्रृंखला से मिक्सलिनियस क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। फिजिक्स के भी क्वेश्चन होते हैं, केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन होते हैं और बायोलॉजी से भी क्वेश्चन होते हैं। तो आपकी तैयारी यहाँ पर तीनों सेक्टर से हो जाती है, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री से। इसी तरीके से हम जीके के भी इकोनॉमिक सेक्शन से हिस्ट्री भी और पॉलिटी भी और जियोग्राफी भी, सारे सब्जेक्ट जीके के जितने होते हैं सारे सब्जेक्ट की क्लासेस हम वहाँ पर भी लेकर के कंबाइंड रूप से एमसीक्यू सॉल्व कराते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? तो पहले ऑप्शन हमारा क्या दे रहा है? 4, बी ऑप्शन दे रहा है 12, सी ऑप्शन दे रहा है 20, डी ऑप्शन दे रहा है 18। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा क्वेश्चन नंबर 1 में? तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी सही होगा। तो मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? तो 20 ऐसे दांत होते हैं जो दो बार विकसित होते हैं। जब हम लोग बायोलॉजी को पढ़ेंगे तो वहां पर ये भी जानेंगे कि कौन कौन से दांत हैं वो जो दो बार विकसित होते हैं। तो टोटल कितने दांत हैं जो दो बार विकसित होते हैं? तो 20 ऐसे दांत हैं जो दो बार विकसित होते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? ए ऑप्शन दे रहा है 8, बी ऑप्शन दे रहा है 30, सी ऑप्शन दे रहा है 32, डी ऑप्शन दे रहा है 34। तो हमारा ऑप्शन दूसरे क्वेश्चन में कौन सा सही होगा? तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए सही होगा, 8 अस्थियां होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज है। आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज है। ए ऑप्शन दे रहा है जावा मनुष्य, बी ऑप्शन दे रहा है क्रोमैग्नान मनुष्य, सी ऑप्शन दे रहा है निएंडरथल मनुष्य, डी ऑप्शन दे रहा है पेकिंग मनुष्य। तो हमारा ऑप्शन सही कौन सा होगा? सी ऑप्शन, सॉरी, बी ऑप्शन सही होगा, क्रोमैग्नान मनुष्य। तो जो आधुनिक मनुष्य है वो किसका पूर्वज है? तो क्रोमैग्नान मनुष्य का पूर्वज है। आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मां पौधे की भांति
पौधा मिलता है, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। आइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। ए ऑप्शन दे रहा है बीजों से, बी ऑप्शन दे रहा है तना काट से, सी ऑप्शन दे रहा है इन दोनों से, डी ऑप्शन दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन सही होगा सी, इन दोनों से। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा, इन दोनों से। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? ए ऑप्शन दे रहा है प्रोटीन, बी ऑप्शन दे रहा है चर्बी, सी ऑप्शन दे रहा है खनिज, डी ऑप्शन दे रहा है जल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा इसमें? 5 नंबर क्वेश्चन का जो है डी ऑप्शन सही होगा, जल। तो 80% से अधिक जो सेल में पाया जाता है वो पदार्थ कौन सा है? तो वो जल है, जो 80% से अधिक पाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इंसुलिन प्राप्त होता है। इंसुलिन किससे प्राप्त होता है? ए ऑप्शन दे रहा है अदरक के प्रकंद से, बी ऑप्शन दे रहा है डहेलिया के जड़ों से, सी ऑप्शन दे रहा है बालसम पुष्प से, डी ऑप्शन दे रहा है आलू के कंद से। तो इंसुलिन प्राप्त होता है किसके माध्यम से? तो 6 नंबर आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का सही होगा, डहेलिया के जड़ों से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। ए ऑप्शन दे रहा है कमल, बी ऑप्शन दे रहा है स्फेलेसिया, सी ऑप्शन दे रहा है बहुत बड़ा कैक्टस, डी ऑप्शन दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा, स्फेलेसिया। चलिए 7 के बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन दे रहा है केला, बी ऑप्शन दे रहा है गन्ना, सी ऑप्शन दे रहा है आम, डी ऑप्शन दे रहा है कपास। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा, गन्ना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा, गन्ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों हम लोग। मटर पौधा है, मटर पौधा क्या है? ए ऑप्शन दे रहा है साग, बी ऑप्शन दे रहा है पुष्प, सी ऑप्शन दे रहा है झाड़ी, डी ऑप्शन दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों का ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें? ए ऑप्शन सही होगा, साग। आपका ये 9 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है और एग्जाम में क्वेश्चंस वही गलत होते हैं जो क्वेश्चन या तो एग्जाम में रिपीट हुए होते हैं या फिर जो क्वेश्चन इजी होते हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को ना गलत करें जिससे आपकी मेरिट लो हो जाए और आप एग्जाम में सफलता ना मिल सके आपको। तो आप ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर ना करें, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करें और ये क्वेश्चन आपको आपके मंजिल तक जरूर लेके जाएंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? विकास का मुख्य कारक क्या है? विकास का मुख्य कारक क्या है? ए ऑप्शन दे रहा है उत्परिवर्तन, बी दे रहा है हासिल किए हुए गुण, सी ऑप्शन दे रहा है लैंगिक जनन, डी ऑप्शन दे रहा है प्राकृतिक वर्ण। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा, उत्परिवर्तन। तो विकास का मुख्य कारण क्या है? उत्परिवर्तन है। आइए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ए ऑप्शन दे रहा है खोखली होती है, बी ऑप्शन दे रहा है सारंध्री होती है, सी ऑप्शन दे रहा है ठोस होती है, डी ऑप्शन दे रहा है कीलक होती है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा, खोखली होती है। मनुष्य के पैर की हड्डी कैसी होती है? तो खोखली होती है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे 12। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 12। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है ऊपर से। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है ऊपर से। ए ऑप्शन दे रहा है एल्यूमिनियम, बी ऑप्शन दे रहा है तांबे के, सी ऑप्शन दे रहा है कार्बन के, डी ऑप्शन दे रहा है लोहे के। तो हमारा 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा, एल्यूमिनियम के ऊपर से। भाप जब एल्यूमिनियम के ऊपर से गुजरती है तब कोई प्रक्रिया नहीं होती, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है।
स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है? ए ऑप्शन दे रहा है लोहे और तांबे की, बी ऑप्शन दे रहा है लोहे और जस्ते की, सी ऑप्शन दे रहा है लोहे और क्रोमियम की, डी ऑप्शन दे रहा है लोहे और ग्रेफाइट की। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा, लोहे और क्रोमियम की। चलिए 13 के बाद हम लोग बात करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की। 14 नंबर क्वेश्चन की, जिन धातुओं को पीटकर पत्थर का रूप दिया जा सकता है वह कहलाते हैं? ऐसी कौन सी धातु है जिनको पीटकर पत्थर का रूप दिया जा सकता है, वह कहलाते हैं? ए ऑप्शन दे रहा है लचीली, बी ऑप्शन दे रहा है सुनमय, सी ऑप्शन दे रहा है तन्य, डी ऑप्शन दे रहा है भुरभुरी। तो हमारा 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा, तन्य। चलिए 14 के बाद हम लोग बात करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की। निम्नांकित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता? निम्नांकित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता? ए ऑप्शन दे रहा है अणु, बी ऑप्शन दे रहा है मिश्रण, सी ऑप्शन दे रहा है यौगिक, डी ऑप्शन दे रहा है तत्व। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा, अणु। आइए क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग सॉल्व करते हैं। पित्त का उत्सर्जन होता है, पित्त का उत्सर्जन होता है। ए ऑप्शन दे रहा है अग्न्याशय द्वारा, बी ऑप्शन दे रहा है यकृत द्वारा, सी ऑप्शन दे रहा है तिल्ली द्वारा, डी ऑप्शन दे रहा है उदर द्वारा, उदर द्वारा। तो आपका 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा, यकृत द्वारा। तो पित्त का उत्सर्जन कैसे होता है? तो यकृत द्वारा पित्त का उत्सर्जन होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया है। प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया है। ए ऑप्शन दे रहा है प्रकाश द्वारा उत्प्रेरित होती है, बी ऑप्शन दे रहा है प्रकाश द्वारा प्रारंभ होती है, सी ऑप्शन दे रहा है प्रकाश के उत्सर्जन सहित होती है, डी ऑप्शन दे रहा है ऊष्मा ऊर्जा को प्रकाश में परिवर्तित करने में प्रयोग होता है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा 17 नंबर क्वेश्चन के आंसर में। प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया है, प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया किसके द्वारा प्रारंभ होती है? तो ये प्रकाश द्वारा प्रारंभ होती है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे 17 के बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन की। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तांबे की मिश्र धातु है, तांबे की मिश्र धातु है डुरालुमिन, बी ऑप्शन दे रहा है पीतल, सी ऑप्शन दे रहा है मैग्नीशियम, डी ऑप्शन दे रहा है इस्पात। तो तांबे की मिश्र धातु क्या है? तो ऑप्शन हमारा 18 नंबर क्वेश्चन में क्या सही होगा? 18 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन सही होगा बी। 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सही होगा बी, ऑप्शन सही होगा पीतल। तो तांबे की मिश्र धातु है पीतल। आप लोग इसे याद रखेंगे वन लाइनर के रूप में भी कि तांबे की मिश्र धातु क्या होती है? पीतल होती है। चलिए आइए हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। 19 क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। चित्र खींचने में जिस धातु के हैलाइड का प्रयोग होता है वह है। चित्र खींचने में जिस धातु के हैलाइड का प्रयोग होता है वह है, वह क्या है? तांबा है, ए ऑप्शन दे रहा है, बी दे रहा है सोडियम है, सी दे रहा है चांदी है, डी दे रहा है कैल्शियम है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा दोस्तों? सी है। तो चित्र खींचने में जिस धातु के हैलाइड का प्रयोग होता है वह क्या होता है? चांदी होता है। चांदी का जो है हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। जो हृदय रोगी हैं उनको अधिक मात्रा में क्या नहीं लेना चाहिए, जिससे उनके स्वास्थ्य वो ठीक रहें, फिट रहें, हमेशा उन्हें प्रॉब्लम ना हो। तो क्या लेना नहीं चाहिए? तो ए ऑप्शन दे रहा है कार्बोहाइड्रेट, बी ऑप्शन दे रहा है प्रोटीन, सी ऑप्शन दे रहा है गंधक, डी ऑप्शन दे रहा है वसा। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? तो डी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, वसा। 20 का आंसर क्या सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा, वसा। तो हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए, वो क्या है? वसा है। उन्हें अधिक मात्रा में हृदय रोगी को नहीं लेना चाहिए। अगर आपकी फैमिली में भी कोई हृदय रोगी हो तो आप उसे बस एडवाइस करें कि वो जो है वसा ना लें। चलिए हम लोग अब वसा का अधिक मात्रा ना हो। चलिए हम लोग अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21, जीव विज्ञान का पिता कहलाता है।
जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? ए ऑप्शन दे रहा है हाइमन, बी ऑप्शन दे रहा है अरस्तु, सी ऑप्शन दे रहा है कार्बन के, डी ऑप्शन दे रहा है लोहे के। जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? आपका ऑप्शन 21 में कौन सा सही होगा? 21 में कौन सा ऑप्शन सही होगा? जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? यहाँ पर आपका हाइमन हो गया, अरस्तु हो गया, और उसके बाद जो है यहाँ पर होगा लेमार्क। क्या होंगे? लेमार्क होंगे। बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन सॉरी हमारा क्या होगा? लेमार्क होगा। और जहाँ लोहे के लिखा हुआ है वहाँ आप लोग सही करेंगे लियानस। 21 में ही आप डी ऑप्शन को सही करेंगे, वहाँ पर टाइपिस्ट ने गलती किया है, उसे क्या कहेंगे? लियानस कहते हैं, लियानस। डी ऑप्शन हमारा क्या है? लियानस है। यहाँ कार्बन के गलत हो जाएगा, ये दोनों सी और डी गलत है हमारे। तो हमारा पहला क्या, सी ऑप्शन में क्या होगा? लेमार्क होगा, डी ऑप्शन में लियानस होगा। तो हमारा आंसर जो जीव विज्ञान का पिता कहलाते हैं, कौन, उनका आंसर क्या है? कौन पिता कहलाते हैं? तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, अरस्तु जीव विज्ञान के पिता कहलाते हैं। चलिए 21 के बाद हम लोग बात कर लेते हैं 22। तो यहाँ पर आप सही कर लीजिए, कार्बन की जगह होगा लेमार्क और लोहे की जगह होगा लियानस। चलिए 21 के बाद हम लोग बात करेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की। 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, इसे आप लोग सॉल्व करें। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी कौन सा है? ए दे रहा है हाथी, बी दे रहा है ऊंट, सी दे रहा है नीली व्हेल, डी दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे विशाल जीवित स्तनपायी कौन सा है? तो सी ऑप्शन सही है, नीली व्हेल। चलिए आपको सबसे विशाल जीवित स्तनपायी के बारे में पता चल गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपका ऑप्शन सही कौन सा होगा? सी ऑप्शन सही होगा। रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी वाले खासतौर से ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पूरी श्रृंखला के अंत तक जरूर जुड़े रहेंगे, क्योंकि ये 60 क्वेश्चन की जो श्रृंखला है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस तरीके से आपकी अगर प्रिपरेशन होगी, तो किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन होगी इस तरीके से, तो आप किसी एग्ज़ाम में, आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम, तो आप उसमें फाइट कर जाएंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको तैयारी करना चाहिए कि आप अपने आप को चेक करते रहें कि आपकी तैयारी किस लेवल पर है, आप कितना तैयार हुए हैं आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए। चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, सीएचएसएल का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, फिर उसके बाद जो है आपका बिहार पुलिस का नोटिफिकेशन आ चुका है, एटलीस्ट ही अच्छी वैकेंसियाँ हैं इस बार, और उसके बाद आपका रेलवे एनटीपीसी का होने वाला है। अभी मैं आपको बताऊं कि इस संडे को हुआ था जो करंट अफेयर्स का, उसमें सॉरी सीडीएस का एग्ज़ाम हुआ था। सीडीएस में मेरे द्वारा पढ़ाए हुए करंट अफेयर्स के आपको एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चन डिक्टो वही पूछे गए थे। तो ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि लगातार जो एग्ज़ाम के ट्रेंड है, किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि हम लोगों के एक्सपीरियंस की वजह से हम लोगों ने इतना बेहतरीन उसे गेन किया कि एग्ज़ाम की टेंडेंसी क्या है, वो कहाँ से किस क्वेश्चन को कैसे पूछना चाहता है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप लोग भी इस चीज़ को जानें, समझें कि एग्ज़ाम कहाँ से कौन से क्वेश्चन को ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, किस टॉपिक को ज़्यादा वो इंपॉर्टेंस दे रहा है। तो हमें उस टॉपिक को नहीं छोड़ना है, हमें उस टॉपिक को, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे चक्रवात दिया गया था, अर्घ चक्रवात कहाँ से, किसका नाम किसने किया था। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे, जो है टेनिस से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सीडीएस जैसे एग्जाम में आपके मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं, वहाँ पर डिक्टो कॉपी मिल रहे हैं। भौतिक विज्ञान की जो श्रृंखला मैंने जहाँ तक पढ़ाया था, उसमें से भी एटलीस्ट 2 या 3 क्वेश्चन वहाँ से भी आए थे। तो एटलीस्ट 10 क्वेश्चन का कवरेज मैंने किया था। इतने बड़े एग्जाम जो यूपीएससी जैसे एग्जाम है, तो आपके एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्जाम बहुत बेहतर होने वाला है। तो आप लोग हमारे साथ इस श्रृंखला के अंत तक जरूर जुड़े रहें, क्योंकि हम जो श्रृंखला लेकर के आ रहे हैं, ये क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, इनके पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 आपने 22 सॉल्व कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है किसके द्वारा? ए ऑप्शन दे रहा है चूना पत्थर से, बी ऑप्शन दे रहा है जिप्सम से, सी ऑप्शन दे रहा है संगमरमर से, डी ऑप्शन दे रहा है बुझा हुआ चूना से। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है जिप्सम से।
हमारा ऑप्शन दोस्तों क्या सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है तो जिप्सम से बनाया जाता है। तो आप इसे जानते रहे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके द्वारा बनाया जाता है, तो जिप्सम के द्वारा बनाया जाता है। एग्जाम में डिक्टो क्वेश्चन यही आया था। आप चले जाओ रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करें और देखें कि क्या यही क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था। चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का किसके द्वारा बनाया जाता है, तो जिप्सम के द्वारा बनाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। 24 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, उसे दोस्तों सॉल्व करें आप लोग। मानव आंख के रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब होता है। मानव आंख के रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब होता है। ए ऑप्शन दे रहा वास्तविक एवं सीधा, बी ऑप्शन दे रहा वास्तविक एवं उल्टा, सी ऑप्शन दे रहा काल्पनिक एवं सीधा, डी ऑप्शन दे रहा काल्पनिक एवं उल्टा। तो आपका 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा, आंसर आपका बी सही होगा, वास्तविक और उल्टा। तो मानव आंख के रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक एवं उल्टा होता है। तो मानव आंख के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो वास्तविक एवं उल्टा बनता है। तो बी ऑप्शन 24 में आपका सही होगा। ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। जो मानव आंख का एक टॉपिक है, एक चैप्टर पूरा आपके क्लास 9th में दिया हुआ है और क्लास 10th में भी है, क्लास 10th में भी है। तो ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपके एग्जाम के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूरदृष्टि दोष कैसे होता है, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ से आपके रेटिना क्या है, आइरिस क्या होते हैं, इन सब टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से ये टॉपिक्स को आप पहले डीपली पढ़ लें। इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर बनने की संभावना अधिक होती है। ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक के बारे में भी आप पढ़ लें। पहले पढ़ने के बाद आप उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसे सॉल्व करें। चलिए, हम लोग अब बात करेंगे 25 नंबर क्वेश्चन की। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जस्ता निम्न मिश्र धातु में उपस्थित नहीं है। जो हमारे ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसी में से जो मिश्र धातु है इनमें जो है जस्ता किन में उपस्थित नहीं है। ए ऑप्शन दे रहा है पीतल, बी ऑप्शन दे रहा है कांसा, सी ऑप्शन दे रहा है रागा, डी ऑप्शन दे रहा है जर्मन सिल्वर। तो आपका 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी ऑप्शन सही दे रहा है, कांसा। चलिए, 25 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, कांसा। जस्ता निम्न मिश्र धातु में उपस्थित नहीं है, तो कांसा में जो है जस्ता उपस्थित नहीं है। चलिए, 25 के बाद हम बात करेंगे 26 नंबर क्वेश्चन की। आपके अब देखिए, हम लोग ज्योग्राफी को सॉरी हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व किए। बायोलॉजी के बाद हम लोगों ने सॉल्व किए किसके, फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व किए। अब हम लोग सॉल्व करें केमिस्ट्री के क्वेश्चन को। केमिस्ट्री के क्वेश्चन के बाद फिर आपको बायोलॉजी के क्वेश्चन मिलेंगे, फिर आपको फिजिक्स के क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपके लगातार ये इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, डिक्टो कॉपी ऐसे ही एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। आपके साथ ऐसे ही आपके सामने क्वेश्चन आएंगे एग्जाम हॉल में। चलिए, आप अगर फ्रेशर हैं तो आपको नहीं पता है, लेकिन जो एग्ज़ाम दिए हुए हैं हमारे दोस्त, हमारे भाई बहन, उनको ये पता है कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होती है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ऑप्शन भी यही होगा, क्वेश्चन बदला होगा, टॉपिक भी यही होगा। इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा, बस क्वेश्चन चेंज कर देगा। अगर क्वेश्चन यही होगा, इसी क्वेश्चन में कुछ और ऐड कर देगा या इसी क्वेश्चन में कुछ और कम कर देगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26। एक धातु जैसे लोगों के साथ मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है, वह है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 26 नंबर। एक धातु, यहाँ जिसे होगा भाई, यहाँ पर जिसे होगा आप लोग ध्यान देंगे। एक धातु, 26 नंबर क्वेश्चन है आपका। एक धातु जिसे लौह, यहाँ पर जिसे है लौह के साथ मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है, वह है। ए ऑप्शन दे रहा है निकेल, बी ऑप्शन दे रहा है क्रोमियम, सी ऑप्शन दे रहा है एल्यूमिनियम, डी ऑप्शन दे रहा है जिंक। तो आपका ऑप्शन सही क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा, क्रोमियम।
तो यहाँ पर जहाँ पर जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर जिसे होगा, और जहाँ पर लोगों लिखा हुआ है वहाँ पर लौह होगा। एक धातु जिसे लौह के साथ मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है वह है बी, क्या होगा, क्रोमियम। चलिए आइए हम लोग 26 के बाद बात करेंगे 27 नंबर क्वेश्चन की। 27 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन अलौह धातु है? निम्नलिखित में से कौन अलौह धातु है? ए ऑप्शन दे रहा है कोबाल्ट, बी ऑप्शन दे रहा है एल्यूमिनियम, सी ऑप्शन दे रहा है निकेल, डी ऑप्शन दे रहा है आयरन। निम्नलिखित में से कौन अलौह धातु है? तो आपका ऑप्शन सही होगा 27 क्वेश्चन में, 27 क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा, एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित फसलों में से किसमें सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण सक्रियता होती है? निम्नलिखित फसलों में से किसमें सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण सक्रियता होती है? ए ऑप्शन दे रहा है कपास, बी ऑप्शन दे रहा है गन्ना, सी ऑप्शन दे रहा है गेहूं, डी ऑप्शन दे रहा है धान। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? तो हमारा ऑप्शन सही होगा बी, गन्ना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा, गन्ना। चलिए 28 के बाद हम लोग बात करेंगे 29 नंबर क्वेश्चन की। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? रेडियम प्राप्त होता है। रेडियम प्राप्त होता है, ए ऑप्शन दे रहा है गैलीना से, बी ऑप्शन दे रहा है हेमेटाइट से, सी ऑप्शन दे रहा है पिच ब्लेड से, डी ऑप्शन दे रहा है बॉक्साइट से। तो रेटिना किसके द्वारा प्राप्त होता है? आपका 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा, पिच ब्लेड से। तो रेटिना किसके द्वारा प्राप्त होगा? पिच ब्लेड से रेटिना प्राप्त होता है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। 29 के बाद हम लोग बात करेंगे 30 नंबर क्वेश्चन। 29 के बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे 30 नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? निम्न में से कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? ए ऑप्शन दे रहा है ऑक्सीजन, बी ऑप्शन दे रहा है नाइट्रोजन, सी ऑप्शन दे रहा है रेडियम, डी ऑप्शन दे रहा है सीसा। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका सही होगा डी। तो निम्न में से कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? तो वो ऐसा अस्थायी तत्व जो है सीसा है, राइट। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन हो गया। 30 नंबर के बाद हम लोग अब, जिससे सीसा को हम लोग लेड भी कहते हैं, ठीक, तो आप ध्यान में रखते रहे ऐसे क्वेश्चन को। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग बात करेंगे 31 नंबर क्वेश्चन की। देखिए हम लोग अब आगे फिर जो है फिजिक्स पर, मैंने कहा था ना आपसे कि हम लगातार क्वेश्चन की श्रृंखला हमारी बदल रही है। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है? फिजिक्स क्या है? प्रकाश का तरंगी सिद्धांत प्रतिस्थापित किया गया था। प्रकाश का तरंगी सिद्धांत प्रतिस्थापित किया गया था किसके द्वारा? ए दे रहा है न्यूटन द्वारा, बी दे रहा है प्लांक के द्वारा, और 31 नंबर क्वेश्चन न्यूटन के द्वारा, प्लांक के द्वारा। यहाँ प्लांक होगा दोस्तों, प्लांट नहीं होगा, प्लांक होगा यहाँ पर। तो ये इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर होगा प्लांक। फैराडे के द्वारा, ह्यूमगेंस के द्वारा। तो हमारा 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही होगा डी ऑप्शन सही होगा, ह्यूमगेंस के द्वारा। चलिए 31 के बाद हम लोग बात करेंगे 32 नंबर क्वेश्चन की। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 32 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरती है। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब यह गुजरती है वायु से, बी दे रहा है जल से होकर, सी दे रहा है कांच से होकर, डी दे रहा है निर्वात से होकर। तो 32 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा, कांच से होकर। चलिए 32 के बाद हम लोग बात करेंगे 33 नंबर क्वेश्चन की। 33 नंबर क्वेश्चन की। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी दीपक की बत्ती से तेल ऊपर उठता है। किसी दीपक की बत्ती से तेल ऊपर उठता है। ए ऑप्शन दे रहा है क्योंकि तेल वाष्पशील है, बी दे रहा है क्योंकि तेल हल्का है, उसके बाद आपका सी ऑप्शन जो दे रहा है पृष्ठ तनाव के कारण, डी ऑप्शन दे रहा है केशिकत्व के कारण। तो किसी दीपक की बत्ती से तेल ऊपर उठता है, उसका रीजन क्या है? केशिकत्व के कारण। तो आपका ऑप्शन इसमें सही क्या होगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, केशिकत्व के कारण। आइए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34,
मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण का व्यवहार होता है? मोटर कार में पश्च दृश्य बोले तो पीछे की चीजों को देखने के लिए किस दर्पण का व्यवहार होता है, किस दर्पण का यूज होता है? ए ऑप्शन दे रहा है समतल दर्पण, बी दे रहा है समतल उत्तल दर्पण, सी ऑप्शन दे रहा है उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, डी ऑप्शन दे रहा है उत्तल दर्पण। तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही होगा डी, उत्तल दर्पण का। तो मोटर कार में पश्च मतलब पीछे की चीजों को देखने के लिए हम किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आप एग्जाम में देखते हैं कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये एग्जाम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आप यहां से पता क्या चलता है, जितने दर्पण वाले टॉपिक्स हमारे हैं, लेंस के टॉपिक जो हैं, उस टॉपिक को हम पढ़ लें, चाहे वो लेंस के टॉपिक हो या दर्पण के टॉपिक हो। लाइट का टॉपिक जो चैप्टर ही लाइट है, उस लाइट के चैप्टर, प्रकाश का जो चैप्टर है, यूनिट जो है, उस यूनिट को आप जरूर पढ़ें। वो यूनिट वहां से एग्जाम्स पूछे जाते हैं, वहां से न्यूमेरिकल के फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं, आपको जो है डायरेक्ट के फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायोप्टर इकाई क्या है, फिर उसके बाद वहां से यूनिट्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन वहां से निकल कर आते हैं। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन किसे कहते हैं, सीधा जो है ये टॉपिक दे पॉइंट देगा और वहां से क्वेश्चन आपको बना देगा। आप इस टॉपिक को जरूर पढ़ें, इकाई जो है यूनिट प्रकाश, इसे आप जरूर पढ़ें वहां पर। चलिए 34 के बाद हम लोग बात करेंगे 35 नंबर क्वेश्चन की। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 35 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। 35 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें, एक बार फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करें। कुछ सेकंड के लिए मैं रुक रहा हूं, फिर क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा रहा हूं, पहले आप सोल्यूशन को सॉल्व करें। चलिए क्वेश्चन आपका टाइम ओवर हो गया। 35 में हम लोग सॉल्व करेंगे। तड़ित चालक निर्मित होते हैं, तड़ित चालक निर्मित होते हैं लौह से, तांबा से, इस्पात से, और डी ऑप्शन दे रहा है एल्यूमिनियम से। तड़ित चालक किसके माध्यम से निर्मित होते हैं? 35 नंबर क्वेश्चन तांबा से। ऑप्शन सही क्या होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही होगा, तांबा से। तड़ित चालक निर्मित होते हैं तांबा से। आइए क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 की, पदार्थ का लघुत्तम अंश है, पदार्थ का लघुत्तम अंश है। ए ऑप्शन दे रहा है प्रोटॉन, बी ऑप्शन दे रहा है न्यूट्रॉन, सी ऑप्शन दे रहा है पॉजिट्रॉन, डी ऑप्शन दे रहा है क्वार्क। पदार्थ का लघुत्तम अंश है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और क्वार्क। 36 का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताएं। इसका आंसर होगा डी, क्वार्क। चलिए 36 हो गया। 36 का आंसर आपको मालूम चल गया कि पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है, तो क्वार्क है, डी ऑप्शन सही होगा। 36 के बाद हम लोग बात करेंगे 37 नंबर क्वेश्चन की। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से सर्वाधिक पारिस्थितिक ईंधन है, निम्न में से सर्वाधिक पारिस्थितिक ईंधन है। ए ऑप्शन दे रहा है कोयला, बी दे रहा है पेट्रोल, सी दे रहा है हाइड्रोजन, डी दे रहा है डीजल। तो 37 नंबर क्वेश्चन आपका कौन सा सही होगा? तो 37 नंबर क्वेश्चन आपका सी सही होगा, हाइड्रोजन। तो निम्न में से सर्वाधिक पारिस्थितिक ईंधन कौन सा है? तो हाइड्रोजन जो है सर्वाधिक पारिस्थितिक ईंधन है। चलिए 37 के बाद हम लोग बात करेंगे 38 नंबर क्वेश्चन की। 38 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 38, रेडियो सक्रियता का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक हैं, रेडियो सक्रियता का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक हैं। ए ऑप्शन दे रहा है मैडम क्यूरी, बी ऑप्शन दे रहा है पियरे क्यूरी, सी ऑप्शन दे रहा है आयरीन क्यूरी, डी ऑप्शन दे रहा है हेनरी बेकुरल। डी ऑप्शन दे रहा है क्या? हेनरी बेकुरल। तो आपका 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा, हेनरी बेकुरल। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? हेनरी बेकुरल। 38 के बाद हम लोग बात करेंगे 39 नंबर क्वेश्चन की। 39 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आप इसे सॉल्व करें। मार्स गैस के नाम से जानी जाती है, मार्स जो है गैस के नाम से जानी जाती है। कौन सी ऐसी गैस, किस गैस के नाम से मार्स जानी जाती है?
ए ऑप्शन दे रहा है मीथेन, बी दे रहा है सल्फर डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन दे रहा है कार्जिन, डी ऑप्शन दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो मार्स गैस के नाम से जानी जाती है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 39, ए ऑप्शन सही होगा मीथेन। तो मार्स गैस के नाम से जानी जाती है, ए ऑप्शन सही होगा मीथेन, 39। आइए 39 के बाद हम लोग बात करेंगे 40 नंबर क्वेश्चन की। 40 नंबर 40 नंबर क्वेश्चन की, जीन क्या है? जीन क्या है? ए ऑप्शन दे रहा है एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल, बी ऑप्शन दे रहा है केंद्र के भाग का केंद्र के मध्य का भाग, सी ऑप्शन दे रहा है आनुवांशिक गुणों का वाहक, डी ऑप्शन दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जीन क्या है? एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है, या फिर केंद्र के मध्य का भाग है, या फिर दे रहा है आनुवांशिक गुणों का वाहक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा, आनुवांशिक गुणों का वाहक। तो जीन क्या है? आनुवांशिक गुणों का वाहक है। 41 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करें आप लोग। 41 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्रोमोसोम शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? क्रोमोसोम शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? लेवरन, मैकुलॉच, सी ऑप्शन दे रहा है वाल्डेयर, डी ऑप्शन दे रहा है फंक। तो 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? वाल्डेयर। तो क्रोमोसोम शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? तो वाल्डेयर ने दिया। आइए 41 के बाद हम लोग बात करेंगे 42। तो रिकेट्स का रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो रिकेट्स जो रोग है ये किसके कमी के कारण होता है? ए ऑप्शन दे रहा है प्रोटीन, बी ऑप्शन दे रहा है आयरन, सी ऑप्शन दे रहा है विटामिन डी, और डी ऑप्शन दे रहा है विटामिन ए। तो रिकेट्स का रोग किसके कारण, कमी के कारण होता है? तो आपका 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 42 का आंसर सही होगा सी ऑप्शन, विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स रोग होता है। एक टॉपिक ये भी आप बायोलॉजी में जरूर याद कर लें, जरूर चीज़ों को देख लेंगे कि रिकेट्स रोग से संबंधित किसकी कमी के कारण कौन से रोग होते हैं। आपको किस सभी बुक में सामान्य विज्ञान की जो भी बुकें हैं वहां से मिल जाएंगी। अगर नहीं भी मिलेगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स करके बताएंगे, तो हम स्पेशली उस पर टॉपिक पर एक वीडियो बना देंगे। जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उस पर आप हमें कमेंट करें, उस टॉपिक का नाम लिखकर और हम उस पर जो है वीडियो बनाकर आपके पास तक पहुंचा देंगे। तो आपको कोई भी टॉपिक हो, चाहे सामान्य विज्ञान से हो, सामान्य विज्ञान के फिजिक्स टॉपिक से हो, या फिर केमिस्ट्री से हो, या फिर बायोलॉजी से हो, उस टॉपिक का आप हमें नाम बता करके कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा आपके लिए। अन्य कोई टॉपिक हो, अन्य कोई सब्जेक्ट हो, अन्य कोई अदर सब्जेक्ट के रूप में हो, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक सेक्शन हो, या फिर करंट अफेयर्स का टॉपिक हो, जो आपके लिए, जो आप जिसमें जो है सुरक्षित नहीं खुद को महसूस कर पा रहे हैं, उस टॉपिक को आप हमें कमेंट करके बता दें और हम उस टॉपिक के लिए आपके लिए स्पेशल वीडियो बना देंगे। तो करंट अफेयर्स की श्रृंखला भी हम बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। जिस तरीके से करंट अफेयर्स की क्लासेस पहले चल रही थी और उसी तरीके से हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से करंट अफेयर्स को फिर पढ़ने वाले हैं। तो करंट से आप निश्चित रहें, करंट को हम लोग डेली मॉर्निंग के रूप में करंट अफेयर्स की श्रृंखला लेकर के आने वाले हैं बहुत जल्द। तो 42 नंबर क्वेश्चन आपने देखा कि रिकेट्स का रोग किसकी कमी के कारण होता है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस कमी के कारण कौन सा रोग होता है। वैसे पूछ लेगा बेरी बेरी रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो ऐसे बहुत सारे रोग हैं जिसकी कमी के कारण होता है। तो किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो 20 विटामिन को आपको याद कर लेना है। एक बार आप 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, या फिर जहां आप जिस जगह पर पढ़ते हैं वहां पर अपने इस डाइनिंग टेबल के सामने ऐसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसे लगाकर आप चिपका देंगे। तो 1-2 दिन आप जब देखेंगे लगातार कंटिन्यू, तो आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो 42 का आंसर हमारा सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। तो विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स रोग होता है। चलिए 42 के बाद हम लोग बात करेंगे 43 नंबर क्वेश्चन की। देखिए मैंने आपसे पूछा ही, मैंने आपसे बताया ही कि बेरी बेरी रोग किसकी कमी के कारण होता है। आपसे जस्ट अभी मैंने बात किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम बात करने वाले हैं 43 नंबर क्वेश्चन हमारा यही कह रहा है कि बेरी बेरी रोग किसकी कमी के कारण होता है। ए ऑप्शन दे रहा है राइबोफ्लेविन, बी ऑप्शन दे रहा है थायमिन,
सी ऑप्शन दे रहा है कैल्सीफेरॉल, डी ऑप्शन दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो रोग से रिलेटेड जितने भी हैं रोग सबको याद कर डाल भाई, तू जितने भी रोग हैं सारे रोग को याद कर ले। एक बार रोग याद कर लेगा ना, छुटकारा मिल जाएगा उससे, क्योंकि ये टॉपिक्स इतने महत्वपूर्ण है, इतने इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपने देखा कि इसके पहले हमने जस्ट अभी सॉल्व करके आए क्वेश्चन को, और उसके बाद तुरंत अभी क्वेश्चन आपको क्या मिला, बेरी बेरी रोग के बारे में जैसे ही मैंने बोला उसके बाद क्वेश्चन हाजिर हो गया। चलिए, बेरी बेरी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो ए ऑप्शन दे रहा है राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। बी ऑप्शन दे रहा है थायमिन, सी ऑप्शन दे रहा है कैल्सीफेरॉल, डी ऑप्शन दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो 43 का क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? तो बी ऑप्शन सही होगा, थायमिन। 43 का आंसर आप लोग क्या देंगे? थायमिन। बेरी बेरी रोग किसके कारण होता है? तो यह थायमिन के कारण होता है। 43 के बाद हम लोग बात करेंगे 44 नंबर क्वेश्चन की। 44 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस वस्तु में जड़त्व का गुण किसके कारण होता है? किसी वस्तु में जड़त्व का गुण किसके कारण होता है? जड़त्व का गुण जो है किसके कारण होता है? ए ऑप्शन दे रहा है त्वरण के कारण, बी ऑप्शन दे रहा है वेग के कारण, सी ऑप्शन दे रहा है द्रव्यमान के कारण, डी ऑप्शन दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो 44 का आंसर क्या होगा? जड़त्व का गुण जो है वस्तु में किसके कारण होता है? आप जड़त्व का जो टॉपिक है, अब इस टॉपिक को आप लोग पढ़ लेंगे कि जड़त्व का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे, जड़त्व से रिलेटेड जितनी टॉपिक है ये टॉपिक आप कवर कर लेंगे। तो ये देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं हमें उस टॉपिक को क्लियर कर लेना है कि वहां से आने वाले समय में क्वेश्चन अगर एग्जामिनर पूछता है तो मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लूँ, वो क्वेश्चन की श्रृंखला न गलत होने पर। क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने से फायदा होता है कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से किस फॉर्म में पूछे जा रहे हैं, और कहां से क्वेश्चन हमें किस टॉपिक को ज्यादा महत्व देना है, किस टॉपिक को हमें कम महत्व देना है। क्योंकि सिलेबस जो दिया जाता है, उस सिलेबस को कवर कर पाना बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो हमें उस टॉपिक को पहले कवर कर लेना चाहिए, उस टॉपिक का रिवीजन हमें ज़्यादा करना चाहिए जो एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाने की जिनकी संभावना अधिक हो। तो ऐसे ही हमें जो है उस टॉपिक के बारे में पढ़ना चाहिए। चलिए, किसी वस्तु में जड़त्व का गुण किसके कारण होता है? तो ए ऑप्शन दे रहा है वेग, ए ऑप्शन दे रहा है त्वरण, बी ऑप्शन दे रहा है वेग, सी ऑप्शन दे रहा है द्रव्यमान, डी ऑप्शन दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? 44 का आंसर सी सही होगा। किसी वस्तु में जड़त्व का गुण जो है किसके कारण होता है? तो द्रव्यमान के कारण होता है किसी वस्तु में जड़त्व का गुण। अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि किसी वस्तु में जड़त्व का गुण किसके कारण होता है, आपसे 4 ऑप्शन दिया जाएगा, त्वरण, वेग, द्रव्यमान, और पूछ ले दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो वहां पर ऑप्शन कौन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा, द्रव्यमान के कारण। चलिए, 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 45 क्वेश्चन कह रहा है क्लोरोफिल में निम्नलिखित में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल में निम्नलिखित में क्या पाया जाता है? 4 ऑप्शन हमारे पास दिया है, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, डी सिलिकॉन। तो हमारा ऑप्शन 45 में क्या सही होगा? 45 का भी ऑप्शन सी सही होगा, मैग्नीशियम। तो क्लोरोफिल में निम्नलिखित में क्या पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है दोस्तों क्लोरोफिल में। 45 के बाद हम लोग बात करेंगे 46 नंबर क्वेश्चन की। 46 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। 46 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 46 क्वेश्चन कह रहा है प्रोटीन संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? प्रोटीन संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? ए ऑप्शन दे रहा है लाइसोसोम, बी ऑप्शन दे रहा है राइबोसोम, सी ऑप्शन दे रहा है डीएनए, डी ऑप्शन दे रहा है क्रोमोसोम। तो 46 का आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा, राइबोसोम। तो 46 का आंसर क्या सही होगा? 46 का आंसर क्या सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा, राइबोसोम। आइए 46 के बाद हम लोग बात करेंगे 47 नंबर क्वेश्चन की। 47 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें। तने का कार्य है, तने का कार्य क्या है? ए संवहन करना, बी संग्रह करना, सी
शाखाएं तथा पत्तियां उत्पन्न करना, डी उपर्युक्त सभी। तो तने का कार्य है क्या? संवहन करना, बी दे रहा है संग्रह करना, सी दे रहा है शाखाएं तथा पत्तियां उत्पन्न करना, डी दे रहा है उपर्युक्त सभी। तो 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, उपर्युक्त सभी। तो तने का कार्य क्या है? संवहन करना भी है, संग्रह करना भी है, शाखाएं तथा पत्तियां उत्पन्न करना भी है। तो ए ऑप्शन भी सही, बी सही, सी सही, और आपको लास्ट में दिया है उपर्युक्त सभी। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन पूछे जाने का तरीका है कि 4 ऑप्शन जो दिया उसमें से 3 सही है, चौथा भी सही है, उसमें लिख दिया उपरोक्त सभी, या फिर दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका सही होगा उसमें आप टिक लगा देंगे। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे ये। चलिए 47 के बाद हम लोग बात करेंगे 48 नंबर क्वेश्चन की। 48 नंबर क्वेश्चन की आप बात करेंगे। प्रकाश संश्लेषण में अधिक मात्रा में आने वाला रंग कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण में अधिक मात्रा में आने वाला रंग कौन सा है? 48 नंबर क्वेश्चन। काम आने वाला रंग कौन सा है? क्वेश्चन क्या है? प्रकाश संश्लेषण में अधिक मात्रा में काम आने वाला, आने वाला नहीं काम आने वाला यहां पर, ठीक। प्रकाश संश्लेषण में अधिक मात्रा में काम आने वाला रंग कौन सा है? ए ऑप्शन दे रहा है बैगनी, बी दे रहा है लाल, सी दे रहा है हरा, डी दे रहा है नीला। तो 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 48 का आंसर आपका बी सही होगा, लाल। तो 48 का ऑप्शन क्या सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा, लाल। तो प्रकाश संश्लेषण में अधिक मात्रा में काम आने वाला रंग कौन सा है? तो लाल रंग है। 48 के बाद हम लोग बात करेंगे 49 नंबर क्वेश्चन की। 49 नंबर क्वेश्चन की, मानव रक्त होता है, मानव रक्त होता है। ए ऑप्शन दे रहा है अम्लीय, बी ऑप्शन दे रहा है उदासीन, सी ऑप्शन दे रहा है क्षारीय, डी ऑप्शन दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो मानव रक्त दोस्तों कैसा होता है? आपका आंसर क्या सही होगा? 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर मानव रक्त होता है क्षारीय। अम्लीय भी नहीं होता, उदासीन भी नहीं होता, तो क्षारीय होता है। चलिए 49 का आंसर सही होगा क्षारीय, सी ऑप्शन सही होगा। 49 के बाद हम लोग बात करेंगे 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करने वाले हैं कि 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जीव और निर्जीव के बीच कड़ी है, जीव और निर्जीव के बीच कड़ी है। ए ऑप्शन दे रहा है प्रोटोजोआ, बी दे रहा है बैक्टीरिया, सी दे रहा है वायरस, डी दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो 50 नंबर क्वेश्चन का 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा, वायरस। जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या है? तो वायरस जो है जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, इन दोनों के बीच की जो कड़ी है वो क्या है? वायरस, जीव और निर्जीव के बीच की। चलिए 50 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन, किस विटामिन का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है? किस विटामिन का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है? विटामिन डी, ए ऑप्शन दे रहा है विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन ए। ए ऑप्शन क्या दे रहा है? विटामिन डी, बी ऑप्शन दे रहा है विटामिन ई, सी ऑप्शन दे रहा है विटामिन सी, डी ऑप्शन दे रहा है विटामिन ए। तो 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? 51 नंबर क्वेश्चन अब बताएं कमेंट करके हमें 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? 51 का आंसर सही होगा विटामिन ई। कौन सा? विटामिन ई। विटामिन ई सही होगा। किस विटामिन का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरोल। चलिए 51 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे 52 नंबर क्वेश्चन। दूध का पीएच कितना होता है? आपसे पूछेगा दूध का पीएच कितना होता है, आप बताओ दूध का पीएच कितना होता है? ए ऑप्शन दे रहा है 8.4, बी दे रहा है 7.4, सी दे रहा है 9.4, डी दे रहा है 6.4। तो दूध का पीएच कितना होता है दोस्तों? डी ऑप्शन सही होगा, 6.4। दूध का पीएच कितना होगा? 6.4।
चलिए 52 के बाद हम लोग बात करेंगे 53 नंबर क्वेश्चन की। ट्रिप्सिन क्या है? 53 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि ट्रिप्सिन क्या है। हार्मोन है, बी दे रहा है विटामिन है, सी दे रहा है एंजाइम है, डी दे रहा है लवण है। तो ट्रिप्सिन क्या है? आप कमेंट करके बताएं इसका ट्रिप्सिन का आंसर क्या होगा 53 नंबर क्वेश्चन का। तो ट्रिप्सिन क्या है? एक एंजाइम है। आपसे कोई पूछता है कि ट्रिप्सिन, एग्जामिनर पूछे तो इसका आंसर ट्रिप्सिन क्या है, तो ट्रिप्सिन एक एंजाइम है। तो 53 का क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया। 53 का होता है ऑप्शन क्या सही होगा? एंजाइम है। चलिए 53 के बाद हम लोग बात करेंगे 54 नंबर क्वेश्चन की। कौन सा क्वेश्चन? 54 नंबर क्वेश्चन। पोलियो किसके द्वारा होता है? पोलियो किसके द्वारा होता है? ए ऑप्शन दे रहा है प्रोटोजोआ, बी दे रहा है जीवाणु, सी दे रहा है अमीबा, डी दे रहा है विषाणु। तो आपका ऑप्शन सही क्या होगा 54 में? तो 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? 54 नंबर, पोलियो किसके द्वारा होता है? ए ऑप्शन दे रहा है प्रोटोजोआ, बी दे रहा है जीवाणु, सी दे रहा है अमीबा, डी दे रहा है विषाणु। तो 54 का आंसर क्या सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा, विषाणु। तो प्रोटोजोआ किसके सॉरी पोलियो किसके द्वारा होता है? तो विषाणु के द्वारा। 54 के बाद हम लोग बात करेंगे 55 नंबर क्वेश्चन की। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ए ऑप्शन दे रहा है ल्यूवेन हॉक, बी ऑप्शन दे रहा है रॉबर्ट हुक, सी ऑप्शन दे रहा है रॉबर्ट ब्राउन और डी ऑप्शन दे रहा है वान मोल। तो 55 का क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा, रॉबर्ट ब्राउन। इसका आंसर क्या सही होगा? सी, रॉबर्ट ब्राउन। 55 नंबर क्वेश्चन की। चलिए हम बात करेंगे 56 नंबर क्वेश्चन की। 56 नंबर क्वेश्चन की। तो डायस्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है? डायस्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है? ए ऑप्शन दे रहा है स्टार्च, बी दे रहा है कार्बोहाइड्रेट, सी दे रहा है प्रोटीन और डी दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो 56 का आंसर क्या सही होगा? 56 क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा, स्टार्च। 56 का आंसर क्या सही होगा? स्टार्च सही है। हम लोग अब बात करने वाले हैं 56 के बाद 57 नंबर क्वेश्चन की। 57 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं कि निम्नलिखित में से अस्थायी कौन है? निम्नलिखित में से अस्थायी कौन है? ए ऑप्शन दे रहा है प्रोटॉन, बी दे रहा है इलेक्ट्रॉन, सी दे रहा है अल्फा कण और डी दे रहा है न्यूट्रॉन। तो निम्नलिखित में से अस्थायी कौन है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण और न्यूट्रॉन। 57 का आंसर क्या सही होगा? अल्फा कण। तो अल्फा कण जो होते हैं ये अस्थायी होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये आपके अस्थायी कण हैं, लेकिन अल्फा कण जो है ये अस्थायी कण होते हैं, अस्थायी होते हैं। 57 के बाद हम लोग बात करेंगे 58 नंबर क्वेश्चन की। आइए 58 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कि लोहे में जंग लगती है। लोहे में जंग लगती है। ए ऑप्शन दे रहा है पानी से, बी दे रहा है ऑक्सीजन से, सी दे रहा है पानी एवं ऑक्सीजन से, डी दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा, पानी एवं ऑक्सीजन से। तो लोहे में जंग लगती है किसके माध्यम द्वारा? तो पानी एवं ऑक्सीजन से। आपसे ऑप्शन देगा कि पानी से लगती है, ऑक्सीजन से लगती है या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन देगा पानी एवं ऑक्सीजन से। तो लोहे में पानी एवं ऑक्सीजन दोनों से जंग लगती है। चलिए 58 के बाद हम लोग अपने क्वेश्चन की श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं और 59 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो लगातार आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? ए ऑप्शन दे रहा है स्टार्च, बी दे रहा है लाइसोजाइम एंजाइम, सी दे रहा है ग्लूकोज, डी ऑप्शन दे रहा है कॉपर सल्फेट। तो 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा?
59 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा, आप बताएं हमें कमेंट करके। इसका ऑप्शन सही होगा 59 का बी ऑप्शन सही होगा, लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम जो है आंसुओं में घुला रहता है। तो आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है, तो लाइसोजाइम एंजाइम। चलिए 59 के बाद हमारा आखिरी क्वेश्चन है, 59 के बाद हमारा आखिरी क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन। तो इस 60 नंबर के क्वेश्चन के श्रृंखला में हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा। एंजाइम होते हैं, एंजाइम होते हैं सूक्ष्म जीवाणु, प्रोटीन, अकार्बनिक यौगिक, डी फफूंदी। एंजाइम क्या होते हैं, आपका आंसर क्या सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा एंजाइम टॉपिक से रिलेटेड। एंजाइम से आपने देखा कि लगातार कई क्वेश्चन पूछे गए, तो एंजाइम से आपसे लगातार कई क्वेश्चन पूछे गए। तो अब इसके बाद एंजाइम होते हैं सूक्ष्म में जीवाणु, बी दे रहा है प्रोटीन, सी दे रहा है अकार्बनिक यौगिक, डी दे रहा है फफूंदी। तो 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, प्रोटीन। एंजाइम होते हैं, एक प्रोटीन होती है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, रोगों की बात कर रहे थे, तो मधुमेह रोग किससे प्रभावित, किससे होता है। मधुमेह रोग प्रभावित करता है किसको, मधुमेह रोग किसको प्रभावित करता है, तो अग्नाशय को। किसको मधुमेह रोग प्रभावित करता है, तो अग्नाशय को मधुमेह रोग प्रभावित करता है, अग्नाशय को। मधुमेह रोग किसको प्रभावित करता है, तो अग्नाशय को मधुमेह रोग प्रभावित करता है। चलिए हम लोग, आप धन्यवाद, आप लोगों ने इतना कीमती समय दिया। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए नोटिफिकेशन है, इम्पॉर्टेंट एक जानकारी है कि आपका रेलवे एनटीपीसी की डेट तो आ ही गई है 15 दिसंबर। अब जो है आपके लिए नई वैकेंसियां भी आ रही हैं। नई वैकेंसी बोले तो बिहार पुलिस की वैकेंसी आ चुकी हैं, जो आप बिहार पुलिस ने फॉर्म अप्लाई करके आप अपनी एक जॉब में एक सिलेक्शन ले सकते हैं। या बिहार पुलिस का एग्जाम फॉर्म आ चुका है, तो फॉर्म आप उसे भी अप्लाई कर दें। एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म आ चुका है, आप उसको भी अप्लाई कर दें। हम लोग सारी तैयारियां कराएंगे, एसएससी सीएचएसएल की भी प्रिपरेशन कराएंगे, बिहार पुलिस की भी प्रिपरेशन कराएंगे। आपके राजस्थान पुलिस का फॉर्म आया था, उसको आपने अप्लाई कर दिया होगा। तो आप जो है लगातार जितने भी फॉर्म्स आ रहे हैं, जितने भी नई वैकेंसी को अनाउंसमेंट हो रहा है, उन सारे वैकेंसियों के आप फॉर्म अप्लाई करते रहे। तो इसी तरीके से हम आपकी प्रिपरेशन को एक बेहतरीन अच्छे तरीके से तैयार कराएंगे कि जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो, कोई भी टॉपिक हो। अभी मैं बात करूं सामान्य विज्ञान में किस किस टॉपिक को आपको ज़्यादा पढ़ना चाहिए, किस टॉपिक को आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, वो ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो आपको विज्ञान में ज़्यादा पढ़ना चाहिए। हम लोग इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। 2-3 मिनट और लगेंगे आपकी क्लासेस में, बस उसके बाद आज की क्लासेस यहीं तक होगी। तो हम लोग थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि आपको विज्ञान में किस टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना चाहिए। जैसे भौतिक विज्ञान की हम बात करें, मैंने आपसे बताया कि एग्जाम में ये क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो हम आज बात कर लेते हैं थोड़ा सा ये भी कि हमें विज्ञान में किस टॉपिक में साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछना चाहिए। मैं अगर बात करूँ आपसे फिजिक्स के बारे में बात करूँ, तो हमें फिजिक्स में क्या पढ़ना चाहिए, आप इसे नोट कर लेंगे। पहला हमारा जो टॉपिक होगा प्रकाश होगा। हमारा जो फिजिक्स का पहला टॉपिक होगा, फिजिक्स का जो पहला टॉपिक होगा दोस्तों, वो क्या होगा, प्रकाश होगा। प्रकाश में जब आप प्रकाश को पढ़ेंगे तो प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश में आपको लेंस भी मिल जाएगा, और प्रकाश में आपको सारी चीजें, दर्पण किसे कहते हैं, लेंस क्या होते हैं, फिर उसके बाद ये सारे टॉपिक आपको किस में मिल जाएंगे, प्रकाश टॉपिक से मिल जाएंगे। विद्युत क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में आप प्रकाश जो है आप यहां से जानकारी लेंगे। प्रकाश एक ये टॉपिक आपके एक यूनिट इकाई, ये बहुत महत्वपूर्ण है, लाइट जिसे इंग्लिश में कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रवर्तन क्या होता है, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, फिर उसके बाद आपके और कई सारे टॉपिक्स आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप इसको देख लेंगे। चलिए फिजिक्स के हम दूसरे टॉपिक की यूनिट की बात करें, दूसरे टॉपिक की बात करें तो कौन सा टॉपिक हो सकता है वो, तो दूसरा जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक आता है फिजिक्स में, वो होता है मानव नेत्र। मानव नेत्र
मैंने बात किया था अभी मानव नेत्र के बारे में, मानव नेत्र, इस टॉपिक को भी आप पढ़ेंगे। मानव नेत्र इंपॉर्टेंट होता है, यहां से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, पुतली किसे कहते हैं, आयरिस किसे कहते हैं, दूरदृष्टि दोष क्या होता है, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो ये टॉपिक यहाँ से पूछे जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आपसे, मानव नेत्र टॉपिक हो गया। फिर हम बात करेंगे तीसरी जो हमारी यूनिट आती है विद्युत आती है। तीसरा जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो कौन सा है, विद्युत है। कौन सा है, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत टॉपिक है। तीसरा हमारा यूनिट कौन, तो हमारा तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंस कौन सा टॉपिक मैंने बताया आपको कि विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा टॉपिक जो है आप नोट कर लेंगे, इसे विद्युत होता है। चलिए विद्युत के बारे में आपको यहाँ पर जानेंगे, डायनेमो किसे कहते, सॉरी विद्युत हो गया, विद्युत में आप जो है मोटर किसे कहते हैं, विद्युत से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में आप वहाँ पर जानेंगे। चलिए हम लोग अब बात करेंगे ऊर्जा के स्रोत। चौथा जो मेरा महत्वपूर्ण टॉपिक होता है साइंस में, सॉरी फिजिक्स में, वो होता है ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा का स्रोत, इस टॉपिक को आप यहां से देख लेंगे कि ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं। ये लेटेस्ट में जो अभी प्रेजेंट टाइम में क्वेश्चंस आपके चल रहे हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछने जाने की संभावना बढ़ चुकी है। ऊर्जा का स्रोत हमारा क्या क्या है, यहां से आप थोड़ा सा डीप में जाके इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे तो यहां से क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं वो क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा जो है केमिस्ट्री के टॉपिक्स पे आके, और आप इसी में थोड़ा सा ऐड कर लेंगे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को, जैसे आप बीमा याद कर लेंगे। आपको चीज़ों की मात्रक पता होना चाहिए, आपको डायमेंशंस पता होना चाहिए। डायमेंशंस जो होती हैं उन्हें आपको जानकारी में होना चाहिए। अब डायमेंशन जो है ये आपके सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो या फिर रेलवे का एग्जाम हो या फिर डिफेंस के एग्जाम हो। डीएफ लिख दिया मैंने, डिफेंस के एग्जाम जो सभी एग्जाम में बीमा के बारे में पूछा जाता है। बीमा क्या होती है, चुंबकीय फ्लक्स की बीमा क्या होती है, बल्ब की बीमा क्या होती है, तो ये एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद आपका जो टॉपिक सेकंड इंपॉर्टेंट होता है मात्रक। मात्रक टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसके बारे में जानेंगे। मात्रक आप लोग जानेंगे कि जैसे कि चुंबकीय फ्लक्स की का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक आप लोग जानते हैं न्यूटन होता है। तो इस तरीके से जितने भी मात्रक हैं आप जो है एक लिस्ट बना लीजिए। लिस्ट आप नहीं बना पा रहे तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट रेगुलर पढ़ते हैं और उसका रिप्लाई भी देते हैं, तो वहाँ से हम लोग जो है आपका एक टॉपिक पर ये वीडियो मात्रक और बीमा पे रिलेटेड वीडियो में बना दूंगा, वहाँ से आप चीज़ों को नोट कर लेंगे। चलिए एक ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक था, तो आप इसे भी देख लेंगे। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा केमिस्ट्री के सेक्शन पे, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान पे। रसायन विज्ञान में आपको किस टॉपिक को ज़्यादा फोकस करना है, जैसे पहला जो महत्वपूर्ण टॉपिक आता है अम्ल, क्षारक तथा लवण। अम्ल, क्षारक, नोट करते चले आप लोग, और उसके बाद लवण। चलिए तो ये टॉपिक तीनों आप पढ़ लेंगे यहां से। फिर उसके बाद धातु अधातु आता है। दूसरी यूनिट जो होती है आपकी धातु, और उसके बाद जो होता है अधातु होती है। अधातु किसे कहते हैं, हो गया ये। फिर उसके बाद आपका जो तीसरा है वो तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों का वर्गीकरण, वर्गीकरण आई। तो इसी तरीके से कुछ हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें आप जो है केमिस्ट्री में देख लेंगे। आप रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, फिर कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में कुछ ये टॉपिक जो है इसके बारे में आप जान लेंगे। फिर हम लोग बात कर लेते हैं जीव विज्ञान की। किसकी, जीव विज्ञान की बात कर लेते हैं। जीव विज्ञान का जो जैव प्रक्रम, एक टॉपिक ये महत्वपूर्ण है, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम, इस टॉपिक को आप पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद जीन जनन कैसे करते हैं, जीन जनन, इस टॉपिक को हमको पढ़ लेना है, राइट। चलिए फिर उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे आनुवांशिकता एवं जैव विकास। आनुवांशिकता एवं जैव विकास।
फिर हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक इसी से रिलेटेड हुए होता है इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण। तो इन्वायरमेंट और पर्यावरण जो होता है ये टॉपिक, ये आपका जियोग्राफी का सेक्शन होता है, लेकिन मैंने इसी सेक्शन में इसे इंक्लूड किया है कि विज्ञान से रिलेटेड अगर किसी स्टूडेंट को विज्ञान अगर साइंस की नॉलेज है तो उसे पर्यावरण को पढ़ने में प्रॉब्लम्स नहीं होगी। आप वो ये टॉपिक भी पढ़ लेंगे। फिर कुछ प्राकृतिक संसाधन होते हैं, उन संसाधनों के बारे में पढ़ लेंगे। तो ये टॉपिक जो है आपका समाप्त हो जाएगा। और बायोलॉजी से ही आप कुछ रोगों के बारे में पढ़ लेंगे, तो वो सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ तक क्लासेस आज की थी। हम लोग अब नेक्स्ट कल की क्लासेस में फिर बात करेंगे। कल आपका जीके का सेक्शन से मैं वीडियो लेकर के आऊँगा, तो उससे जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स होंगे हम लोग डेली डिस्कस करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।